आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाई ललित सर में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 16। आज हम देखेंगे NCVT फरवरी 2017 सेमेस्टर 3 के लिए जो पेपर आया था, इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए आया था ये पेपर, है ना। 10th पास की जो ट्रेड हैं इलेक्ट्रिकल ग्रुप की, उसके लिए आया था। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चुंबक की शक्ति अपने ध्रुव के नज़दीक होती है। तो देखो, ये इस तरीके की चुंबक होती है जिसमें एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, है ना। तो जो पोल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव या पोल। तो ये पूछ रहा है कि चुंबक की जो पावर होती है वो कहाँ ज़्यादा होती है, पोल्स पर या सेंटर पर, है ना। तो जो चुंबक के जो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, इन पोल्स पर क्या होती है, अधिक होती है शक्ति, क्या होती है, अधिक होती है। चुंबकीय फ्लक्स को अक्षर से डिनोट किया जाता है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होता है, उसको हम दिखाते हैं फाई से। उसको हम किससे दिखाते हैं, फाई से। और इसको मेजर करते हैं किस यूनिट में, वेबर। किस में, वेबर में। चुंबकीय परिपथ एक बंद पथ है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा निर्मित होते हैं। तो किससे निर्मित होते हैं, MMF से होते हैं, है ना, MMF। MMF का पूर्ण शब्द होता है, चलो बढ़िया रहा, है ना, ये क्वेश्चन भी आ गया। तो MMF का जो पूरा नाम होता है वो होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स। चिकनी सतह पर घर्षण होता है जबकि खुरदरा सतह में घर्षण बल होता है। तो देखो, अगर कोई सरफेस है, आप देखते होंगे जब बारिश के समय में हम जाते हैं तो बारिश में जो है बाइक हमारी स्किड कर जाती है, फिसल जाती है ज़्यादा, है ना। लेकिन जब बारिश नहीं हुई होती है, जब रोड सूखी होती है, तब नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बारिश के समय में जब गीली होती है सतह तो चिकनी हो जाती है, और जब चिकनी हो जाती है तो जो टायर है और जो रोड है, इन दोनों में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो चिकनी सतह में जो घर्षण होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो पहली जगह पर तो क्या आएगा, कम। जबकि खुरदरी सतह में घर्षण बल होता है, खुरदरी में कैसा होता है, अधिक होता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, दोनों का और खा। ठीक है, तो जो पहले ऑप्शन में आएगा वो क्या आएगा, का आएगा, दूसरे में खा आएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले में पहला अधिक, दूसरा कम। तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, इसमें उल्टा दिया है। ठीक है। प्रत्यास्थता का मात्रक ई होता है। तो ई क्या होता है, प्रत्यास्थता क्या होता है। देखो, हुक्स थे, एक साइंटिस्ट थे हुक्स। हुक्स ने बोला था कि जो इस तरीके का एक वो होता है, हमने क्या किया, एक इलास्टिक को खींचा, है ना। तो सबसे पहले तो देखो स्ट्रेस होती है, एक वर्ड है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मान लो ये कोई रबड़ है और इस रबड़ पर मैंने फोर्स लगाया, इसको खींचा, तो ये अब कुछ बड़ी हो जाएगी, पहले से क्या हो जाएगी, कुछ बड़ी हो जाएगी, है ना। और जब मैं ये फोर्स हटा दूंगा तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी। तो इसका ये जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया अंदर वाला, है ना। क्रॉस सेक्शन मतलब ये साइड वाला जो एरिया है, ये एरिया, अगर मैं इसको ऐसा मान लूँ तो ये एरिया, तो ये जो एरिया है ये क्या है, ए। और ये जो फोर्स हमने लगाया ये क्या है, पी। तो जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो स्ट्रेस कितनी होगी, पी अपॉन ए। ठीक है, ये होती है स्ट्रेस। अब आ जाओ, स्ट्रेन क्या होती है। तो स्ट्रेन होती है कि ये जो पहले थी लेंथ, मान लो एल को हमने बढ़ाया, फोर्स लगाया और बढ़ाया। अब जो लेंथ थी वो हो गई कुछ ज़्यादा हो गई, तो डेल एल हो गई। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गई है, अगर हम इसको अंदर की तरफ लगाएंगे फोर्स तो कम हो जाएगी। तो जो चेंज हुआ लेंथ में वो क्या हो गया, डेल एल हो गया, मान लो। ठीक है, डेल एल क्या है, ये चेंज इन लेंथ, है ना। तो जो स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेन होती है डेल एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कितना चेंज हुआ और कितना ओरिजिनल लेंथ है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जो हुक्स थे, हुक्स ने बोला कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं, सिग्मा से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिखाते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन, है ना, ई टाइप का एक सिंबल होता है एप्सिलॉन, इससे दिखाते हैं। तो हुक्स ने बोला था
कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब ये प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो स्ट्रेन को अब इक्वल जब लेके आए हम, तो हमने क्या किया, एक ई कांस्टेंट ले लिया ई, ठीक है, इसके लिए हमने एक कांस्टेंट ले लिया ई। ये जो ई होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता मापांक। प्रत्यास्थता मापांक ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसकी जो आपसे यूनिट पूछी थी, तो यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन इधर चला जाएगा, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है वो कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस मतलब देखो मैंने अभी क्या बताया था, स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल अपॉन एल। भाई ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, लंबाई से लंबाई कट जाती है तो यूनिटलेस हो जाता है। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, केजी में फोर्स नाप सकते हैं हम, या न्यूटन में नाप सकते हैं, अपॉन एरिया किस में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। एक अच्छा संचालक पदार्थ है, संचालक पदार्थ मतलब कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल क्या होता है, पेपर होता है, नहीं होता। लोहा होता है, सिरेमिक होता है, सिरेमिक नहीं होता। लोहा होता है, हाँ होता है। चांदी होता है, होता है। अब आपसे पूछ रहा है अच्छा, तो इन दोनों में से अच्छा क्या है, चांदी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते हर जगह पे। आप लोग देखोगे कि जो आपके पंखे की जो कॉइल भरी जाएगी वो किससे भरी जाएगी, या तो एल्यूमिनियम से या भरी जाएगी कॉपर से। क्यों भरी जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट सस्ते हैं, है ना। चांदी कैसा है, कॉस्टली है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। बाकी बेटर होता है लेकिन जो है कॉस्टली है। ऐसे ही लोहा है वो सस्ता है, इसलिए अच्छा कौन है, अच्छा कौन है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो चांदी अच्छा है। आंतरिक अर्धचालक एक का अर्धचालक है, तो आंतरिक अर्धचालक जो है वो एक उच्च अशुद्ध टाइप का है ना। अगर बिल्कुल शुद्ध का मतलब है कि निज अर्धचालक, जैसे आंतरिक अर्धचालक है तो ये तीन तरीके के होते हैं अर्धचालक। एक आंतरिक, आंतरिक और बाह्य अर्धचालक और निज अर्धचालक। निज अर्धचालक, निज वो होते हैं जो खुद में ही सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है ना, उसमें और कोई भी अशुद्धि नहीं मिलानी पड़ती। तो बिल्कुल अशुद्ध अवस्था वाले कौन से होते हैं, जो निज होते हैं। बाह्य कौन से होते हैं, बाह्य अर्धचालक वो होते हैं जो अशुद्ध अवस्था में होते हैं, जिसमें कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती है, थोड़ी अशुद्धि मिलाते हैं हम जिसमें, है ना। निज वाले को थोड़ा सा मिलाते हैं तो वो बाह्य हो जाते हैं ना, बाह्य अर्धचालक। और आंतरिक अर्धचालक कौन से होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हमको अशुद्धि मिलानी पड़ती है, तो उच्च अशुद्धि मिलाते हैं जिसमें, वो होते हैं आंतरिक अर्धचालक, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हुक्स का नियम के अंतर्गत लागू होता है, मैंने अभी बताया था, विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब विद इन प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अंदर वैलिड होता है हुक्स का नियम। एक वस्तु के द्वारा विस्तृत दाब गड़ल करने में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है। तो मैंने विस्तृत दाब का क्या मतलब है, स्ट्रेस, कितनी स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस इसने हम लोग किससे दिखाते हैं, वैसे स्ट्रेस हम दिखाते हैं सिग्मा से, लेकिन इनने किससे दिखाई है, पी से दिखाई है, कोई बात नहीं। तो पी इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण है। चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक कहना चाह रहे हैं, है ना। पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबक और लोह चुंबक, हाँ ये तीनों होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी थे, आप मेरी पुरानी क्लास देखना, उसमें मैंने बताया है कि डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाई, फेरो और डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये तीन तरह के मैंने बताए थे और इनके अलग अलग कॉन्स्टेंट्स बताए थे, तो वो भी आपको याद रखना है। आप पुरानी क्लास को भी एक बार देख लीजिएगा। बैटरियों का श्रेणी जोड़ के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि हम बहुत सारी बैटरी, जो जैसे 2-2 वोल्ट की मान लो बैटरी है हमारे पास, तो इसको बैटरियों को, इसको जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, इस तरह से जब हम जोड़ देते हैं, तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज जब निकलेगा तो वो कितना निकलेगा, डायरेक्टली प्लस होके निकलेगा। 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट कितना निकलेगा, 4 वोल्ट। तो बैटरियों का श्रेणी जोड़ के लिए उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाना, धारा रेटिंग बढ़ाना,
प्रतिरोध बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्यों किया जाता है? टर्मिनल वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं इससे। जब श्रेणी आरएल परिपथ में अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज की आवृत्ति बढ़ाता है तो इसके इंडक्टिव प्रतिकारक क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। अच्छा, आवृत्ति बढ़ाता है तो इसके जो, जब आवृत्ति बढ़ाता है तो प्रतिकारक भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, इंडक्टिव प्रतिकारक भी बढ़ जाएंगे। 1472 वॉट को हॉर्स पावर में बदलिए। तो आपको पता है कि जो मैट्रिक हॉर्स पावर होता है, मैट्रिक हॉर्स पावर यूज़ होगा ऐसे में, तो मैट्रिक हॉर्स पावर होता है 735.5 वॉट का होता है 1 HP। एक हॉर्स पावर होता है 735, ठीक है। तो आपसे बोला 1472 कितने वॉट को HP में बदलना है, तो 1472 कितना होगा? 2 हॉर्स पावर, है ना, 2 हॉर्स पावर। समझ आ गया? लगभग 2 हॉर्स पावर हो गया। वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। तो कौन सा बैरोमीटर? मरकरी बैरोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर से जो है ह्यूमन लाइफ, जो जीवित व्यक्ति होते हैं उनका टेम्परेचर मेजर करते हैं हम थर्मोमीटर से। बैरोमीटर से क्या करते हैं हम? जो वायुमंडलीय दाब है उसको नापते हैं। 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 1, तो 2 की घात 2 मतलब 4 गुणा 2 की घात 1 मतलब 2, 4 गुणा 2 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। b⁻³ गुणा b की घात -1 मतलब गुणा b की घात -1 मतलब 1/b की घात 1, है ना। -1 है तो नीचे आ गया, प्लस का 1 हो गया, और b की घात 1 मतलब b, ठीक है। तो b की घात 3/b, ये ऊपर जाएगा तो b की घात 3 में से एक b चला जाएगा तो b की घात 2। x² - 25 बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं x², क्या लिखेंगे इसको हम? x² - 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया a² - b² का, तो a + b और a - b, a + b a - b बराबर 0, ठीक है। ये मान लेते हैं हम। तो x बराबर हो गया -5 यहाँ से, और x बराबर हो गया +5। तो +5 प्लस वाला ही ऑप्शन है, इसमें एक ही ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 5। एक समीकरण दिया है और आपसे क्या पूछा है? का मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो 2 मूल होते हैं हमेशा, तो एक हम प्लस लगा के निकाल लेते हैं, एक माइनस लगा के। प्लस माइनस लिखा है ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो b की वैल्यू कितनी है? -3। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना। b की वैल्यू रखते हैं, -3 है b की वैल्यू, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3 प्लस वाला ले लेते हैं पहले, √-3 का स्क्वायर मतलब 9 -4, 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू है -18, तो -18 गुणा 4, 18 चौक 72, और माइनस क्या हो जाएगा? +72/2a मतलब 2 गुणा 1 2, ठीक है। 72 और 9 को जब मैं जोड़ूंगा तो आएगा 81, दोनों की जगह पे मिला के मैंने लिख दिया 81, और √81 कितना होता है? 9, इसको हटा के मैं लिख देता हूँ पूरा 9, ठीक है। 9 और 3 हो गया 12, इन दोनों को हटाया मैंने लिखा 12, 12/2 हो गया 6, तो एक तो हो गया इसका आंसर 6, ठीक है। एक तो क्या हो गया? 6, और दूसरा और निकालेंगे। अब यहाँ क्या रखेंगे? आपने अभी प्लस रखा था, अब आप क्या रखोगे यहाँ? अब यहाँ माइनस रखिए, एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो माइनस रखिए, एक बार देखते हैं। तो b की जगह पे माइनस का b मतलब 3 -√9 - 4 टाइम्स ac मतलब क्या आ गया? अच्छा, ये तो पूरा हटा के 9 ही लिख देता हूँ सीधे, अभी भी 9 आएगा, है ना। 9/2, तो माइनस का कितना आएगा? 6/2, कितना आएगा? -3, तो ये तो प्लस का 3 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। AC साइन वेव का शीर्ष वोल्टेज, तो इस तरीके की वेव्स होती हैं,
अब देखो कभी कभी हम देखते हैं ना कि घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो कुछ वोल्ट, एक पॉइंट होता है ऐसा, एक ऐसा वोल्टेज होता है, इसका एवरेज नहीं होता, वो एक वोल्टेज होता है जो जिसको हम बोलते हैं आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसको हम मान सकते हैं कि जी वोल्टेज आ रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कांस्टेंट अगर कोई वोल्टेज आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, वो आरएमएस वोल्टेज आ रहा है। मतलब जो आपका अभी सप्लाई है उस पूरी सप्लाई को हटा के, उस एसी सप्लाई को हटा के हम एक डीसी सप्लाई से उसको चेंज कर सकते हैं, और जब चेंज करेंगे तो वो वोल्टेज क्या होगा, वो होगा आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, और ये औसत मान से भी ज़्यादा होता है और आरएमएस वैल्यू से भी ज़्यादा होता है। तो एसी साइन वेव का जो शीर्ष वोल्टेज होता है, शीर्ष वोल्टेज मतलब ये ऊपर वाला टॉप, है ना, और ये आरएमएस वैल्यू होती है लगभग 70% होती है, लगभग 70%, है ना, मतलब 70% मतलब नीचे 100 लगाएंगे तो 0.7 टाइम्स, लगभग 0.7 टाइम्स होती है। ठीक है, तो एसी साइन वेव का शीर्ष वोल्टेज आपसे पूछा है, तो शीर्ष वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज जो होता है, ये ऊपर वाला टॉप, ये जो शीर्ष वोल्टेज है से अधिक होता है। तो आरएमएस वैल्यू से ज़्यादा होता है, हाँ होता है, आरएमएस वैल्यू तो केवल 70% होता है इसका। औसत मान, औसत तो बहुत कम होगा, औसत तो यहीं कहीं होगा। ठीक है, शीर्ष से शीर्ष मतलब इससे यही, इससे अधिक होता है क्या, नहीं, इसके तो बराबर होता है। दोनों का और खा, हाँ दोनों का और खा, मतलब औसत मान से भी ज़्यादा होगा और आरएमएस वैल्यू से भी ज़्यादा होगा। 20 मैक्सिमम वोल्टेज एसी, इसके आरएमएस की वैल्यू पता करो। तो मैक्सिमम कितना है 20, मतलब ये वैल्यू कितनी है 20, इसका आरएमएस निकालना है। तो आरएमएस कितना होता है 0.7 टाइम्स, 0.7 इंटू कितना 20, 7 दूनी कितना आ गया 20 सत्ते कितना आएगा 140, 10% के बाद एक अंक है मतलब 14, कितना आएगा आंसर 14 है इसमें, उधरा वोल्ट है नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। पावर कारक, पावर कारक मतलब होता है कि पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, देखो अभी मैंने आरएमएस की वैल्यू आपको बताई थी ना कि एक आरएमएस टाइप होता है, तो पी तो आपको पता है कि एक्चुअल में जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वीआई होना चाहिए, लेकिन वीआई तो आ नहीं रहा है ना, वीआई तो आ नहीं रहा, कितना आ रहा है वी आरएमएस आ रहा है, और आई भी कैसा आ रहा है, करंट भी ऊपर नीचे हो रहा है, करंट भी आई आरएमएस आ रहा है। तो ये जो रेशो होता है वी आई, एक्चुअल वी आई क्या है वी आर एम एस और आई आर एम एस, और थ्योरेटिकल क्या है वी आई। तो जो वी आई अपॉन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है, ये होता है पावर कारक। पावर कारक मतलब पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर ये बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो वी आई कॉस फाई तो नहीं होता, क्या होता है आर अपॉन जेड, इसको वो आर बोल रहा है, वी आई को क्या बोल रहा है आर बोल रहा है, और इसको जेड बोल रहा है। 300 प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध होंगे। अच्छा 100 प्रतिरोध के 3 जोड़े जाते हैं, ऐसा होगा है ना, 100 प्रतिरोध के 3 कैसे श्रेणी में जोड़े जाते हैं। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो 3 है, जी सीरीज़ में हमने जोड़ दिए। ठीक है, श्रेणी में जोड़े हैं ना, तो ये 100, ये 100 और ये 100। ठीक है, तो जब इनको हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस जो बनेगा वो कितना बनेगा 100 + 100 + 100 मतलब 300। ठीक है, क्योंकि श्रेणी में हम जब हम जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है जुड़ जाता है। 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटरों को श्रेणी में जोड़े जाते हैं। अब देखो ये क्या है कैपेसिटर है, वो रेजिस्टेंस था, ये क्या है कैपेसिटर। कैपेसिटर को जब सीरीज़ में जोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे कि ये इसको हम कैपेसिटर को कैसे दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, ये कितना है 3 और ये कितना है 6, और आपको बताना है कि ये कितने का होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये कितने का होगा C का होगा, तो 1/C = होगा 1/3 + 1/6। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं, इस ये प्रोसीजर होता है इसका। 1/C = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, तो C1 C2 हमें पता है, वो हमने डायरेक्टली रख दिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे अब, तो क्या आएगा 6 × 18, इसका एलसीएम कितना आएगा
एलसीएम लेते हैं तो 6 3 18 होगा, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 18, ठीक है। और यहाँ ऊपर आएगा कितना 6, यहाँ आएगा 3, 6 और 3 9, 9/18। अब सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो सी बराबर क्या हो जाएगा उल्टा 18/9, ठीक है। तो सी बराबर 18/9 मतलब कितना आएगा 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 10 सेल को श्रेणी में जोड़े जाते हैं। सेल या बैटरी एक ही बात है, अभी मैंने बताया था। कुछ सेलों को समांतर में जोड़े जाते हैं। प्रत्येक सेल वोल्टेज 1.5 वोल्ट हो तो दोनों मामले में कुल वोल्टेज ज्ञात करना। तो 1 वोल्ट बैटरी है ना, ये लो बैटरी है, ये सिंबल होता है बैटरी का। 10 हैं इस तरीके की, कितनी बैटरी हैं 10। और हमने क्या किया, इसको श्रेणी में जोड़ा, पहले 10 सेल हैं श्रेणी में जोड़ा। एक सेल है 1.5 का, 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो 10 हो गए, 10 को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 ऐसे कर लेंगे, तो 1.5 इंटू 10 मतलब 15। तो पहले जब हमने किया तो कितना आया 15। अब वो कह रहा है कुछ सेलों को समांतर में जोड़े जाते हैं। तो 1.5 के आप अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो आप कितने भी सेल को जोड़ लो समानांतर में, है ना, आप कितने भी सेलों को समानांतर में जोड़ लेंगे तब भी क्या होगा, जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा उतना ही रहेगा, मतलब 1.5 ही रहेगा। तो 15 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज का कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, किसी एम्पलीफायर का गेन 50 तथा इनपुट सिग्नल 200 मेगावाट हो, 200 मेगावाट हो तो आउटपुट कितना होगा। आउटपुट आपसे पूछा। हमारे चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपने ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।